इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया है। बड़े स्तर पर चढ़ाई हो रही है। कम से कम 30 से 40 हजार सैनिक उत्तर गाजा में एंटर किए हैं। बड़ी खबरें आ रही हैं और इसमें रेजिस्टेंस ने पहला स्ट्राइक कर दिया है। दूसरी बात, यमन के जो प्रमुख लीडर्स हैं, इजराइल ने धमकी दी है उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कि जिस तरह से उन्होंने सैयद हसन नसरल्ला को असैसिनेट किया, इस्माइल हानिया को असैसिनेट किया और उन्होंने एडमिट किया कि इस्माइल हानिया को उन्होंने सीधे असैसिनेट किया, वैसे ही वो यमन के जो लीडर्स हैं अब्दुल अल मलिक हूती और यहिया सारी, इस तरह के लीडर्स को वो सीधे असैसिनेट करेंगे। उसके बाद यमन का जो जवाब आया उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, लैवरोव जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने दो बड़े बयान दिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो पहलगाम हमला पहले हुआ फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत और पाकिस्तान को युद्ध में जो ढकेलने की जो साजिश हुई, वो वेस्ट ने यानी अमेरिका और नेटो ब्लॉक की प्लानिंग थी भारत को ब्रिक्स से अलग करने के लिए। बड़ी बात है। इधर वो जो टर्की में, जो इस्तांबुल में यूक्रेन और रशिया में बातचीत चली सीज फायर की, उसके बारे में भी कुछ खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए, ट्रंप ने जो ईरान के बारे में रोज वो बयान अलग अलग दे रहे हैं, उसके बारे में अयतुल्ला खमैनी ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उसमें उन्होंने गाजा की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का समर्थन या ट्रंप जो अपनी बात करता है वो गोलमोल होती है और वो अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी एम्बैरेसिंग होती है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो गाजा की रक्षा के लिए विश्व युद्ध लड़ा जाएगा। यह पहली बार कोई किसी ईरानी लीडर ने, खासतौर पे अयतुल्ला खमैनी ने, जो लंबे समय से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का सपोर्ट कर रहे हैं, ये लेकिन इस तरह की जो खुला चैलेंज, एक खुली बात की एक विश्व युद्ध ईरान लड़ सकता है गाजा के बिहाफ पे, ये पहली बार ईरान ने कहा है। इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट सन्नाटे में है और मिडिल ईस्ट के बारे में आपको बताएं कि अभी वहां पर ट्रंप के जाते ही एक समिट हो रहा है, अरब लीग समिट। उस अरब लीग समिट में कुछ यूरोप के लीडर्स भी आए, वहां भी गाजा को लेके और ईरान को लेके बड़ी बातचीत हुई है। फिर इजराइल ने लेबनान में फास्फोरस बॉम्बिंग की है, कुछ गाजा में भी बैंड वेपन्स उसने यूज किए थे और लेबनान में फास्फोरस बॉम्बिंग की है। फिर सीरिया में आईसिस और एचटीएस के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। मैंने आपसे कहा था कि सीरिया के जो डेवलपमेंट्स हैं बहुत ही खतरनाक और नए तरह के हैं, वहां पर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। उधर एचटीएस का जो शासन है वो दमिश्क के आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ये देखिए आईसिस और एचटीएस में, यानी जो दो लोग जो कंबाइन हुए थे असाद को हटाने के लिए, उनमें आपस में गोली चलने लगी है। अब हम डिटेल खबरों में आते हैं। गाजा पे जो जमीनी हमला हुआ है इजराइल का, उसका नाम गिडियंस चैरियट्स रखा गया है। गिडियन चैरियट्स ये इजरायली मैथोलॉजी का एक बड़ा एक नाम है जो इसको सिंबलाइज करता है कि जो इजरायली हैं एंशिएंट, मतलब अब आप सोचिए कि हम अगर आज किसी बड़े हमले को, आप पांडवों और कौरवों में लड़ाई हुई तो दोनों हिंदू थे ना, मतलब आज के उसको अब अगर देखा जाए तो अगर हम किसी बड़े अभियान को हम नाम दे दें कि कौरव विरोधी अभियान, उस तरह की चीज है ये गिडियन चैरियट्स अभियान जो इजराइल ने नाम दिया। आपसी में इजरायली मैथोलॉजी, जो जूइश मैथोलॉजी है, उसमें इजरायली कैरेक्टर्स की आपस की लड़ाई, मतलब अब इजराइल देखिए ओल्ड टेस्टिमेंट में नाम है ये है, तो उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो जो जूइश हिस्ट्री के दो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनकी आपसी लड़ाई को इन्होंने ये नाम दे दिया है गिडियंस चैरियट्स और उस पे ये गाजा पे हमला कर रहे हैं। और इसका जो पर्पस है गिडियंस चैरियट हमले का, वो यही है कि फिलिस्तीनियों को हम गाजा से साफ कर देंगे, फिलिस्तीनियों को हम गाजा से डिस्प्लेस कर देंगे। ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इस मिशन का है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज भी हो रही है और दूसरी चीज के बारे में जो खबर आई कि जैसे ही ये खबर आई कि आईडीएफ ने अपना ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी बात यह भी आ गई कि अगर जो दोहा में बातचीत चल रही है
वो अगर उसमें अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है तो हम इस इन्वेजन को होल्ड कर देंगे। ये कैसा इन्वेजन है जिसमें तुम कह रहे हो कि हम आगे भी बढ़ेंगे, हम होल्ड कर देंगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, जैसे ही इन्वेजन शुरू हुआ, सबसे पहले जबलिया में इजरायली फौज घुसी और कल बेतलैया जबलिया में एक बड़ा नरसंहार 250 से ऊपर फिलिस्तीनी सिविलियन जिसमें मारे गए वो इजराइल ने किया। ये मैंने आपको कल बताया था। और कल के वीडियो के बारे में एक शिकायत है आपसे कि आप लोग घबरा जाते हैं जब भी एक सच्चाई मैं बताता हूं। जब फिलिस्तीनी सिविलियंस उनका जब एक कत्लेआम होता है, जो वो शहीद होते हैं, में घबराने की क्या बात है? मैं कितनी बार आपसे कहूं, आप मेरे व्यूज कम कर देते हैं। मतलब कमाल है ये। इस तरीके से तो कैसे चलेगा? आप लोग कैसे लंबी लड़ाई में आप फिलिस्तीन का साथ देंगे? मेरी समझ के बाहर है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसमें आप देखिए, आज देखिए पूरी स्थिति बदल गई। हमास ने वापस हमला किया। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिए, इसको दूर दूर तक फैलाइए। हम जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच रहे हैं। युद्ध अब जंग बड़े डिसाइसिव फेज में हो गया। जैसे मैंने बताया आपको, जबलिया में जैसे ही आईडीएफ की फोर्सेस आज घुसी, वैसे ही हमास के दस्ते ने हमला कर दिया। 2 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इजरायली सैनिक मारे गए हैं पहले ही हमले में। आपको याद होगा जो पिछला ग्राउंड ऑफेंसिव था 7 अक्टूबर 2023 की घटना के बाद, इजराइल ने 26-27 अक्टूबर को 2023 को पहला अपना ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया था। नवंबर के आखिरी हफ्ते में, नवंबर 2023 के आखिरी हफ्ते में एक छोटा सा ट्रूस हुआ था। उसके बाद ये लड़ाई अनवरत चली है। समझ लीजिए आप 1 दिसंबर 2023 से पूरा जो ये 13 जनवरी 2025 तक, जब इजरायली सोल्जर्स बड़ी संख्या में नॉर्थ गाजा में मारे जाने लगे, उसके बाद ये लड़ाई संधि में तब्दील हुई 19 जनवरी को। उसके बाद 18 मार्च को नेतन्याहू ने अपने संधि तोड़ी, दोबारा हमला शुरू किया। उसके पहले प्रिजनर एक्सचेंज हुए, फिर 18 मार्च को नेतन्याहू ने दोबारा हमला शुरू किया। और फिर 17 अप्रैल 2025 से हमास ने अपना ऑफेंसिव शुरू किया। और आज जो पूरी स्थिति 17 मई 2025 को ये एक हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा कि आज के दिन इजराइल ने अपना ग्राउंड इन्वेजन गिडियंस चैरियट शुरू किया। और उसके वो शुरू ही हुआ था कि 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। ये पहली बार हुआ है। पिछली बार एक लंबे अंतराल, एक कम से कम 15-20 दिन लगा था हमास को एक पहला अपना बड़ा हमला करने में। लेकिन ये शुरुआती घंटों में हमास ने बड़ा हमला कर दिया है। उसके बाद जो एक बड़ी चीज हुई है कि वेस्ट बैंक जेरूसलम में कल रात को एक स्टैबिंग अटैक हुआ, जिसमें चाकू से एक आईडीएफ के सोल्जर को एक फिलिस्तीनी ने मार दिया। और फिर उस फिलिस्तीनी को जो वहां की जो आईडीएफ की फोर्सेस थी, उन्होंने शहीद कर दिया। आज जब ये गिडियंस चैरिट शुरू हुआ है, तो उसके पैरेलल जेरूसलम में भी एक बड़ा अटैक हो गया है। 2 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने कम से कम 4 जो आईडीएफ के वहां पर सोल्जर्स तंग करते रहते हैं। कल फ्राइडे था, कल उन्होंने बहुत तंग किया था और अटैक भी हुआ। फिर कल आज फिर अटैक कर दिया। आज फिर 2 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए। पूरी अफरा तफरी मची हुई है। वेस्ट बैंक से जो गाजा पे चढ़ाई के लिए इजराइल फोर्सेस मंगाने की सोच रहा था, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि हजारों इजरायली सैनिक, जैसे मैं बात कर रहा हूं, मार्च पे हैं। वो लगातार हमास का रिटर्न फायर आ रहा है। उधर वेस्ट बैंक में जो पूरी स्थिति है, उसमें भी जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है वो खुल के सामने आ गया है और कई जगह उसने हमले शुरू कर दिए हैं। अभी पूरी रिपोर्ट उसकी नहीं आई है, लेकिन ये एक घटना है जो लगातार आगे बढ़ रही है। सल्फेट में जो घटना हुई थी परसों, जो 15 मई की घटना, जिसमें सल्फेट में गोली चला के जूइश सेटलर्स को फिलिस्तीनी गनमैन ने मारा था और वो गनमैन मिला ही नहीं, अभी तक नहीं मिला। उसको लेके 3 या 4 इजराइल ने आज फेक एनकाउंटर्स करने की कोशिश की और उन फेक एनकाउंटर्स की सच्चाई खुल गई। इजरायली मीडिया ने खुद कहा ये तो वो फाइटर नहीं है, क्योंकि उसका एक जो भी एक डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत था, हालांकि उसका कोई डिस्क्रिप्शन ऑथेंटिक नहीं है, वो गायब हो गया बिल्कुल। और मैंने आपको बताया था कि सारी एविडेंस वो साफ करके गायब हुआ। उसके बाद इजराइल पागल हो गया, उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार किया। नाब्लस का वो रहने वाला है, उसके परिवार को गिरफ्तार किया। लेकिन
नाब्लस में जब उसके परिवार को गिरफ्तार करने जा रहे थे तो 2 इजरायली सोल्जर्स कुछ समय के लिए गायब हो गए और ये उनका कहना था कि रेजिस्टेंस ने उनको उठा लिया है। अभी फिर खबर एक ये आई कि वो लोग दोनों रिकवर हो गए हैं, वापस लौट आए हैं। लेकिन फिर दूसरी खबर आई उसके तुरंत बाद कि नहीं, अभी उनकी तलाश जारी है। 2 इजरायली सोल्जर्स आर मिसिंग जो सल्फेट के गनमैन को ढूंढने गए थे। ये देखिए बड़ी बड़ी चीजें यहां पर हो रही हैं। बड़ा एक अजीब तरह की पूरी एक सिचुएशन है। यमन के बारे में आपको बताएं, जो यमन को जो धमकी दी कि अब्दुल अल मलिक हूती को हम मार गिराएंगे, उसके बाद यमन ने अभी सना एयरपोर्ट इजराइल ने क्लेम किया था कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गया है। कल भी एयर स्ट्राइक इजराइल ने की थी। आज जॉर्डन अम्मान से एक प्लेन वहां पर बकायदा उतरा, यानी इतनी जल्दी यमन ने अपना पूरा का पूरा एयर स्ट्रिप बना लिया। और जो बेन गुरियन पे जो यमन ने हमले किए, 2 हमले कर चुका है यमन, उसमें अभी तक सारी फ्लाइट सस्पेंडेड। और ये जो जॉर्डन से प्लेन उतरा, जॉर्डन कोई यमन का मित्र नहीं है, ये एक सिविलियन प्लेन था। ये देखिए पूरी स्थिति है। उसके बाद ईरान में जो एक मोबिलाइजेशन चल रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी वॉर की तरफ चीजें जा रही हैं, पूरा माहौल जा रहा है। खमैनी साहब का जो पूरा एक एग्रेसिव पोस्चरिंग है, लोगों ने कहा इस तरह की पोस्चरिंग उन लोगों ने नहीं देखी है। विश्व युद्ध की बात वो इस समय कर रहे हैं जब ईरान और अमेरिका में एक तरीके से बातचीत चल रही है। और अमेरिका ने अभी कहा है कि हमने एक न्यूक्लियर डील इजराइल को ईरान को दी है, और उस न्यूक्लियर डील को ईरान ने नहीं माना तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि गाजा में हम 1 मिलियन लोगों को लीबिया भेज देंगे, और उसी के लिए ये जो नेतन्याहू है गिडियन चैरियट चला रहा है कि गाजा में लोगों को हम राफा में, हम गाजा, उत्तर गाजा से हम फिर वही राफा में उनको जमा करेंगे और उसके बाद राफा से उनको देश के बाहर ढकेल देंगे। लेकिन जब तुम्हारे सोल्जर्स पहुंचेंगे राफा तक तभी तो ये हो पाएगा। और उसके बाद सिविलियंस जब उस समय जब नॉर्थ गाजा में, याद करिए नवंबर दिसंबर 2024 और 19 जनवरी 2025 तक जो नॉर्थ गाजा में नरसंहार चला, हजारों फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए। अलग से जो नरसंहार चला, जो जनरल्स प्लान था कि एक हम रेजिस्टेंस फ्री और पैलेस्टीनियन फ्री जोन बना के दिखाएंगे दुनिया को, वो फेल हो गया। और इस समय भी उत्तरी गाजा में उससे बड़ी संख्या में इस समय फिलिस्तीनी है। वो हटेंगे नहीं, तुम जितना भी नरसंहार कर लो वो हटेंगे नहीं वहां से नहीं हटे तो तुम राफा नहीं बढ़ पाओगे। और इधर तुमको फंसा के रेजिस्टेंस शुजैया, अभी तो जबलिया में लोग मारे जा रहे हैं। शुजैया में हमास ने एक नया जाल बिछा रखा है, नए तरह का जाल बिछा रखा है, जो रिपोर्ट आ रही है, जो खुद इजरायली फोर्सेस कह रही है, जो शिन बेत कह रहा है। अब शिन बेत के चीफ देखिए, घटनाएं इतनी तेजी से हो रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड बातें, जटिल चीजें हैं, आसान नहीं है, लेकिन उनको बताना हमारा फर्ज है। तो जो शिन बेत है, शिन बेत के जो चीफ रोनेन बार है, वो नेतन्याहू के साथ अभी भी उनकी तकरार चल रही है, सब जानते हैं। नेतन्याहू को मजबूरन उनका डिसमिसल वापस लेना पड़ा। शिन बेत का कहना है कि जो इजरायली फोर्स है, बताइए उसी की, मतलब शिन बेत एक तरह से उसकी आईबी है, और आईबी ये कहते हैं कि भारतीय सेना आगे नहीं बढ़ सकती। तो उस तरह से शिन बेत वहां पर कह रहा है कि आईडीएफ जो है वो जबलिया से आगे शुजैया नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वहां पर एक बड़ा घात हमास ने लगा रखा है। अब आप बताइए, अब ये पूरी घटना होगी, बड़ी घटना, वहां पर हमास के फाइटर्स आईडीएफ के सोल्जर्स को मारेंगे और उसके बाद इजराइल में ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। नेतन्याहू का अंत है ये नेतन्याहू का अंत है। देखिए, खमैनी साहब ने जो एक कॉल दे दिया है, ये जो कॉल दी है, ये पूरी तरह से एक तो हमास को और जो भी इजराइल में जो इरानियन एसेट्स हैं उनको एक्टिवेट करने की बात है। बहुत सारे स्लीपर सेल्स जो ईरान के हैं उनको एक्टिवेट करने की बात है, और बड़ी संख्या में जो एक बड़ा ऑफेंसिव इजराइल के खिलाफ लेने की बात है। इसीलिए इजराइल डर रहा है। इजराइल ने इसीलिए उसकी सेना का जो स्टेटमेंट आया है वो ये आया है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं गाजा में, लेकिन अगर कोई बातचीत दोहा में होती है तो हम उसी समय रुक भी सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट केवल आर्मी ने नहीं कहा, ये जरूर नेतन्याहू के ऑफिस से कुछ आया कि इस तरह की बात भी करते रहो। अब ये जो पूरी एक सिचुएशन है, ये देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय जो कंफ्यूजन है, और जिसको लेके जो लैवरोव का बयान आया आज, जो भारत पाक युद्ध को, देखिए हर चीज अब कनेक्टेड है। अब वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, जो साउथ एशिया में हो रहा है, साउथ एशिया कॉन्फ्लिक्ट जोन बनी गया है,
और साउथ एशिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन बनने के बाद जो आज लावरोव ने कहा है कि भारत को ब्रिक्स से अलग हटा के अमेरिका चाइना के खिलाफ भिड़ाना चाहता है, इसलिए ये पूरा पहलगाम से लेके ये युद्ध तक उन्होंने पूरा अलग, उन्होंने ये नहीं कहा कि पहलगाम मतलब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, लेकिन ऑलमोस्ट यही बात है कि उसको कहीं ना कहीं अगर भारत की सरकार ने नहीं कराया तो इजराइल और अमेरिका के जो एजेंट्स हैं इंडिया में, सीआईए मोसाद के, कहीं ना कहीं उनका हाथ है। और ये हम भी कह रहे हैं इस बात को, आज डीबी लाइव के इंटरव्यू में भी हमने इस तरफ इशारा किया। तो ये जो देखिए पूरी स्थिति है, भारत की स्थिति एक ही जगह इनर्शिया नहीं रहेगा, एक ही जगह जो भारत अगर कोई ये सोच रहा है भारत में कि भारत अभी एक ही जगह रहेगा, एक ही ध्रुव के साथ रहेगा, तुम ईरान की खिलाफत नहीं कर सकते हो, तुम चाइना की खिलाफत नहीं कर सकते हो, तो आप तुम्हारे पास अग्नि हो चाहे तुम्हारे पास ब्रह्मोस हो, तुम्हें कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल कोलिशन में जाना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान युद्ध में अगर 72 घंटे लड़ाई और भारत सेना लड़ती तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि राजनीतिक जो नेतृत्व उसने रोका। और उसने क्यों रोका? क्योंकि कोई अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्र है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो तमाम राष्ट्र हैं, वो आपके साथ नहीं खड़े हो रहे थे, यूरोप के राष्ट्र नहीं खड़े हो रहे थे जो आपको उम्मीद थी। और नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है पूरी तरह से वो फेल की है, सब लोग इस बात को कह रहे हैं। अब तो कोई बात, अब तो पूरी तरफ हर तरफ हल्ला है। और जयशंकर प्रसाद का बयान आ गया कि जो हमने हमला किया, उस जो सबसे पहला हमला 6-7 मई वाला, जिसमें 11 आतंकवादी साइट्स पे हमला हुआ, उसको हमने पाकिस्तान को पहले से बता दिया था। अब ये एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन प्रोटोकॉल को ऐसे बाहर नहीं किया जाता है। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद ने अभी क्यों कहा? क्योंकि बीजेपी ने ऑपोजिशन की शशि थरूर और उसमें ओवैसी भी हैं, उनका एक साथ डेलीगेशन बनाया है जो विश्व में जाके भारत की सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे। मतलब नरेंद्र मोदी ने मान लिया है हमसे कुछ नहीं हुआ, हम फेल हैं, हम फेलियर हैं। अब विपक्ष के लोग जाके ओवैसी जाके वहां बताएंगे कि अब ओवैसी को आपने तो पता नहीं क्या क्या भक्तों ने कहा था, और अभी ओवैसी को मोदी भेज रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके पूरी दुनिया को बताएं कि भारत कैसे जीता है। और भारत नहीं बता पा रहा है कि वो कैसे जीता है ना, भारत सरकार बता ही नहीं पा रही है। अब कांग्रेस से शशि थरूर, अब इसमें जयशंकर प्रसाद का बयान क्यों आया? क्योंकि उस जयशंकर प्रसाद इनसिक्योर है कि शशि थरूर को बीजेपी अगर ले लेगी तो उसको विदेश मंत्री न बना दे, और जयशंकर प्रसाद को इसी में नाप दे कि ये जो है, ये जो पूरा हुआ और इसमें सीज फायर वगैरह हो गया, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, और उसको निकाल दे। ये देखिए पूरा हो रहा है, ये पूरा हो रहा है। इस तरह की पूरी एक सिचुएशन बड़ी दिलचस्प इस समय पूरी दुनिया में चल रही है, और भारत उसका एक हिस्सा बन गया है। और इसमें देखिए जो चाइना की तरफ से जो एक और इनिशिएटिव आया कि चाइना ने जो गाजा में जो लड़ाई चल रही है वहां कुछ सहायता भेजी, और उस सहायता को लेके बड़ी जबरदस्त एक हलचल है। क्योंकि वो जिस रास्ते से गई है उसमें जो ये चाइना ने जो मैसेज देने की कोशिश की है, वो यही मैसेज देने की कोशिश की है कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है, जो विचारधारा का वो स्टेट है, एक वामपंथी राज चाइना है। अभी लोग कह रहे थे वो पूंजीवादी हो गया, उसने, सही बात है, मार्केट सोशलिज्म, उसने बहुत सारे जो पूंजीवाद के तरीकों को उसने अपनाया अपने को विकसित करने के लिए। अब इतना विकसित चाइना हो गया कि अमेरिका को खतरा हो गया। और हाईटेक जो जहां पर अमेरिका का एक अधिकार था वहां पर चाइना उससे लड़ रहा है। और सीधे तौर पे अगर वो कुछ मदद गाजा को पहुंचा रहा है तो वो केवल ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं है, वो कुछ टेक्निकल नॉलेज भी है जो वो वेस्ट बैंक पहुंचा रहा है, वो गाजा में पहुंचा रहा है। इस बार की लड़ाई एकदम अलग होगी, क्योंकि इस बार इजरायली भी कह रहे हैं कि हमास जो पूरी तैयारी कर रहा है, हमास के पास कुछ इस तरह के वेपन्स आए हैं, या इस तरह के सिस्टम्स आए हैं, वेपन्स नहीं सिस्टम्स आए हैं जिनमें सैटेलाइट यूज होती है। और सैटेलाइट कैसे आप गाजा में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल का पूरा कब्जा है गाजा के एयर स्पेस पे। फिर भी हमास ने 7 अक्टूबर को दिखाया था कि उसने उन सैटेलाइट्स को फेल कर दिया था। उसने वो सैटेलाइट जहां सिग्नल भेजते हैं उनको ड्रोन से मार मार के खत्म कर दिया 7 अक्टूबर को, और फिर से हमास ये कर सकता है। इजरायली सैटेलाइट फेल हो चुके हैं एक बार, और उसके बाद अभी देख, इसीलिए इजराइल इतना हाईटेक कंट्री फेल हो गया था 7 अक्टूबर 2023 को। और अभी जो पूरी सिचुएशन आ रही है, अगर चाइना की कोई टेक्नोलॉजी वहां पहुंच रही है और ईरान के माध्यम से पहुंच रही है, और ईरान ने एक ऐलान कर दिया है युद्ध का,
एक तरह से मतलब विश्व युद्ध अगर लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। अब जब ये बात कह दिए तो ये तो रशिया और चाइना को भी सिग्नल है। और लैवरोव ने आज कह दिया है वो जो ब्रिक्स वाली बात कि जो भारत के संदर्भ में। अब ये देखिए एक सिचुएशन बनी। उसके बाद देखिए ट्रंप का जो एनवॉय विटकॉफ है वो भी आगे आ गया। उसने भी कहा कि अरे ये तो अभी दोहा में हमने नए प्रपोजल्स भेजे हैं और वहां पर कुछ होगा तो नेतन्याहू को मानना पड़ेगा, ऐसा इस तरह की बात कहती। तो ये देखिए एक पूरा आप देख सकते हैं पूरे मेरे इससे जो मैंने अभी आपको कमेंट्री दी कि पूरा विरोधाभास चल रहा है इजराइल और अमेरिका में। आपसी झगड़ा चल रहा है, विरोधाभास चल रहा है। उधर रशिया, चाइना, ईरान का कैंप अपने में मजबूत है, एक है जो ब्रिक्स का कैंप है और जो एक तरह से मजलूमों को रिप्रेजेंट करता है। तो अच्छा, उसके बाद देखिए लेबनान में आज इजराइल ने कुछ फास्फोरस बॉम्ब्स भी छोड़े। लेकिन लेबनान में सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई कि लेबनान में वो आगे क्या करे, इजराइल आगे क्या करे, क्योंकि इजराइल की सेनाएं तो अब गाजा बुलाई जा रही। सीरिया में जो मैंने आपसे कहा था कि एचटीएस और आईसिस में गोली चली है, कई एचटीएस के लोग मारे गए हैं। तो आईसिस कहां तक है और वो दमस्कस में क्या आईसिस घुसने वाली है? और ट्रंप अभी अल शरा से मिला है और अभी ट्रंप ने कहा कि अल शरा जो है वो तो बड़ा हैंडसम आदमी है, वो तो बड़ा अच्छा लीडर है। जब किसी का सर कलम करना होता है तो इसी तरह से अमेरिका उसको चढ़ाता है। सद्दाम हुसैन के बारे में भी ऐसी बातें की गई थी पहले, फिर क्या हुआ? उसके बाद आप देखिए तो जो इराक इन्वेजन हुआ उसके बाद चलेबी एक लीडर था, उसके बारे में ऐसी बातें कही गई। उसके बाद फिर इन लोगों ने आईसिस को चढ़ाया। उसके बाद इन लोगों ने और इजिप्ट में जब मोर्सी चुन के आए थे तो उनकी भी शुरू में तारीफ की थी। उनको लगा रहे ये तो अरब, ये तो मुस्लिम ब्रदरहुड का है, ये तो फिलिस्तीन का साथ देगा। फिर उसको एक तरह से जेल करवा दी उसको और फिर उनकी मोर्सी साहब की मौत हो गई इजिप्ट में। तो ये जो देखिए पूरा एक अमेरिका का जो एक तरीका है, अब आईसिस को भी बढ़ाया जा रहा है, अल शारा को भी सपोर्ट करने की बात हो रही है, सैंक्शंस लिफ्ट होने की बात हो रही है, सब फर्जी। ये जो पूरा इनका प्लान है कि सीरिया को हम डिवाइड कर देंगे, हम ये कर देंगे और इस तरीके से। लेकिन इस प्लान में एक अराजकता है जो पहले अमेरिकन प्लान में नहीं होती थी, जो इजरायली प्लान में नहीं होती थी। और ये अराजकता ये है कि सिस्टम इनका साथ नहीं दे रहा है। कहीं बहुत बड़े क्रैक्स हैं, जो इजराइल में भी समस्या है कि सिस्टम साथ नेतन्याहू का नहीं दे रहा है। तो ये देखिए आज का जो प्रसारण अभी बहुत सारी घटनाएं रात में होंगी। मैं कोशिश करूंगा कल 2 वीडियो आपके सामने लाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।